जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस जीके का एक नया मॉक टेस्ट। और मैं जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, आपका जीके के 25 मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। 25 दिन 25 मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए किफ़ायती होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न के साथ में क्या कहा गया है रेनमिनबी निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। हमको बताना है रेनमिनबी के बारे में। आपके ऑप्शन है चाइना, कोरिया, मंगोलिया या कंबोडिया। सही जवाब क्या होगा? रेनमिनबी की बात करें तो चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चीन। चीन की बात करें तो चीन दुनिया का पहला देश था जिसने कागज़ का आविष्कार किया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कागज़ का आविष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, चीन। और चीन ने ही दुनिया में प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव रखी थी। तो प्रतियोगी परीक्षा जो है वो किस देश में शुरू हुई थी? सबसे पहले तो चीन में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चीन के बारे में बता दूं तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस को चीन में पिंग पोंग कहा जाता है, पिंग पोंग। तो ये भी आप याद रखना, पिंग पोंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का। और चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। तो चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता 1954, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो ये भी आप याद रखना, चीन और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। हमसे पूछा गया था रेनमिनबी कहाँ की मुद्रा है? तो चाइना की मुद्रा है। यहाँ पे लिखा गया है कोरिया, कोरिया की मुद्रा है वॉन। ठीक है। और मंगोलिया की मुद्रा है टुगरिक, टुगरिक। तो ये भी आप याद रखना, टुगरिक किस देश की मुद्रा है? मंगोलिया की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? नोटबंदी 8 नवंबर 2016 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों, नोटबंदी का एक नाम क्या होता है? विमुद्रीकरण भी होता है ना, विमुद्रीकरण। जब किसी पुरानी मुद्रा का लीगल टेंडर खत्म करके उसके स्थान पर नई मुद्रा चलन में लाई जाती है तो उसको नोटबंदी कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। हमसे पूछा गया है कि 8 नवंबर 2016 को भारत का वित्त मंत्री कौन था जब नोटबंदी हुई थी? आपके ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमण। सही जवाब क्या होगा? वित्त मंत्री थे हमारे ऑप्शन बी, अरुण जेटली। नोटबंदी के दौरान भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नोटबंदी के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो उर्जित पटेल। आरबीआई का गवर्नर वो उर्जित पटेल थे। और वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। अगला प्रश्न। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। उस दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुण जेटली। अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं जीएसटी के बारे में तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और भारत ने जो जीएसटी मॉडल लिया वो कनाडा का जीएसटी मॉडल अपनाया था। ये भी आप याद रखना। दुनिया में सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी मॉडल को अपनाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीएसटी के 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, जैसे आपका सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है और आईजीएसटी है। तो 4 कंपोनेंट जीएसटी के हैं, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों जीएसटी के बारे में कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था जीएसटी के कार्यान्वयन के दौरान भारत का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन बी अरुण जेटली थे। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद को परिभाषित और स्थापित किया गया है? दोस्तों, जीएसटी जो काउंसिल होती है उसकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद को परिभाषित और स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का वित्त मंत्री। ये भी आप याद रखेंगे, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस निकाय के अधीन कार्य करने वाली एक खुफिया एजेंसी है? दोस्तों, एनटीआरओ के बारे में बताना है। एनटीआरओ जिसको हम राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन बोलते हैं, ये किसके अधीन कार्य करती है?
आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही जवाब क्या होगा? NTRO, ये प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री कार्यालय। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों हमको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था वो कब बना था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945। और मैं बता दूं वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि यूएनओ में कितने मेंबर देश हैं, तो 193। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो आप बताएंगे 6। फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा, रूसी भाषा, चाइनीज़ भाषा, ठीक है, स्पेनिश है, अरबी है और इंग्लिश है। तो ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की, जिसमें यूएनओ अपने कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, इसका मुख्यालय कहाँ पर? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब होता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस होता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस विश्व में मनाया जाता है। हमसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है लंदन। अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में। अगला प्रश्न, पुलिस के संबंध में GRP की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों GRP रेलवे में एक यूनिट होती है पुलिस की, तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। GRP की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नार्को टेररिज्म क्या है? दोस्तों हमको बताना है कि नार्को आतंकवाद क्या होता है। दोस्तों नार्को, जब भी हमें कोई शब्द मिले तो समझ जाइएगा वो बात कर रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में। ठीक है, तो नार्को शब्द ये नशीली चीज़ों को बताता है। हमसे पूछा नार्को टेररिज्म, तो ऐसा आतंकवाद जो मादक पदार्थों की तस्करी से धन प्राप्त करता है और उस धन को आतंकवाद बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है। तो नार्को टेररिज्म का क्या अर्थ है? मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए करना नार्को टेररिज्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आंतरिक सुरक्षा में वामपंथी उग्रवाद अर्थात LWE, ये ध्यान रखना, LWE बोलते हैं इसको। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य मुख्य से किन क्षेत्रों से है? दोस्तों वामपंथी उग्रवाद की हम बात करें, इनको बोलते हैं नक्सली। ठीक है, नक्सली, वामपंथी उग्रवाद को नक्सली कहा जाता है। तो ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में होते हैं LWE जिनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जैसे झारखंड का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का सुकमा दंतेवाड़ा ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं इसके। तो वामपंथी उग्रवाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जिनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, उन क्षेत्रों में देखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार आता है? दोस्तों हमको बताना है कि आंतरिक सुरक्षा कौन सा मंत्रालय देखता है। आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो गृह मंत्रालय इसका सही आंसर होगा, और का ऑप्शन बी सही जवाब है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय वो मंत्रालय जो आपको नागरिकता भी देता है, तो नागरिकता देने का काम कौन से मंत्रालय का है? गृह मंत्रालय का। और मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा इसका जिम्मेदारी निभाता है। भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, जैसे असम राइफल है, जैसे BSF है, जैसे आपका CRPF है, जैसे आपका CISF है, जैसे आपका SSB है, ITBP है। ऐसे 7 अर्धसैन्य बल हैं जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, और आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की
जो पेंटिंग्स हैं वो किस धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये बाघोरा नदी के तट पर है, बाघोरा नदी, ठीक है। और ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अजंता की गुफाओं में जातक कथाएं लिखी गई हैं। जातक कथाएं क्या होती हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन चित्रों के माध्यम से अजंता की गुफाओं में दिखाया गया है, जिनको जातक कथा कहा जाता है। तो जातक कथा क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाएं कहलाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो महाराष्ट्र में बाघोरा नदी के तट पर औरंगाबाद जिले में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? दोस्तों गांधार कला ये एक मूर्ति बनाने की कला है जो कुषाण काल में भारत में पनपी थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस गांधार शैली में, इस स्टाइल में क्या होता था कि महात्मा बुद्ध की सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर शेप दी गई है। तो गांधार कला की मैं बात करूं तो ये इंडो ग्रीक एक कला है जिसमें मूर्ति बनाई जाती थी। तो आपका सही आंसर होगा इंडो ग्रीक, ठीक है। भारतीय और ग्रीक यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला, ठीक है। इसका नाम गांधार क्यों पड़ा? क्योंकि ये गांधार जगह पे उत्पन्न हुई थी, ठीक है। अफगानिस्तान में जो जगह है गांधार, वहाँ से इसका उद्भव माना जाता है। और भारत में ये कब आई? तो ये कुषाण काल में आई थी। और कुषाण वंश के राजा कौन था? कनिष्क के टाइम में ये आई थी, कनिष्क, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? सामान्य वाणिज्यिक ऋणों अर्थात कमर्शियल लोन के मामले में किसी परिसंपत्ति को कितने दिनों तक मूल धन या ब्याज का भुगतान न होने पर एनपीए घोषित किया जाता है? दोस्तों देखो, एनपीए क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बैंक है और इस बैंक से आपने एक कमर्शियल लोन लिया, आप हैं ये एक मैन, ठीक है। आपने 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख रुपए अगर आप 90 दिन तक उसकी कोई किस्त नहीं देते, 90 दिन, ठीक है, या उसका कोई मूलधन नहीं चुकाते, तो ऐसे धन को क्या मानेंगे हम? एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अर्थात एक बैंक का वो रुपया जिसकी बेईमानी कर ली गई है। तो हमको यही बताना है कि एनपीए कितने दिन में डिक्लेयर होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 90 दिन में, 90 दिन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि एनपीए घोषित करने के लिए जो सीमा होती है वो कितने दिन की होती है? 90 डेज होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम बात करें बैंकों के बारे में, तो भारत में बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं ना, आरबीआई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 दिन। अगला प्रश्न, एनजीटी, एनजीटी के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? दोस्तों पहले तो जान लो एनजीटी क्या है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल एक प्रकार का प्राधिकरण है, एक प्रकार का अधिकरण है, ट्रिब्यूनल, जो भारत में पर्यावरण से संबंधित जो विवाद आते हैं ना, उनको उनकी सुनवाई करता है। और ऐसा कहा जाता है कि एनजीटी के निर्णय के खिलाफ जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एनजीटी बना कब था? तो 2010 में बना था। और मैं बता दूं, एनजीटी के निर्णय के खिलाफ जो अपील आप करेंगे वो केवल 90 दिन के भीतर कर सकते हैं, 90 डेज। अगर 90 दिन से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो आप इसके निर्णय के खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकते। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके निर्णय के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों एनजीटी मैंने ही बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण संरक्षण या वनों से संबंधित जो मामले आते हैं उनका त्वरित निपटान करता है, उनकी सुनवाई करता है। तो सही जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण और वनों से संबंधित मामलों का निपटान करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर? तो एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? स्पाई बेयर का क्या कार्य है? स्पाई बेयर, देखो जब भी ना स्पाई शब्द आपको दिखाई दे तो स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूस, और बेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की जासूसी करता हो, उनका पर्सनल डाटा चुराता हो, डाटा चुराने के बाद किसी और को दे देता हो, उसको बोलेंगे स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उनका डाटा चुराता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, देखो आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो इजराइल की ना एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, एनएसओ ग्रुप, एनएसओ ग्रुप का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, पेगासस। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात यह है, ये जासूसी करने में बहुत माहिर है। अब ऐसा कहा जाता है कि इसको भारत में एक पार्टी है बीजेपी, बीजेपी ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप से ये मतलब पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा 60 करोड़ रुपए में,
ठीक है। अब क्यों खरीदा? क्योंकि बीजेपी कराती है लोग जो पार्टी दूसरी पार्टी है उन नेताओं की जासूसी, कौन किससे मिल रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, किसका ब्लैक मनी कहाँ छुपा हुआ है, किसके क्या क्या काले कारनामे, उन सब की जासूसी कराती है ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। तो पेगासस एक प्रकार का क्या है? स्पाईवेयर है। ठीक है, स्पाईवेयर मतलब जो दूसरों की जासूसी करता हो। तो स्पाईवेयर का आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखना और उनका डाटा चुराना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रैंसमवेयर क्या होता है? दोस्तों रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है, और रैंसमवेयर जो है ना एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है जो आपकी फाइल को क्या कर देगा? लॉक कर देगा, और लॉक जब हो जाएगी तो आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसको अनलॉक करने के लिए आपसे क्या मांगेगा? रैंसम मांगता है। रैंसम मतलब फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है कि आपकी फाइल को अनलॉक करवाना है तो पैसे दीजिए। तो रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को एन्क्रिप्ट करना और फिरौती मांगना होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे नॉर्वन, स्वीडन और डेनमार्क में उपयोग की जाती है? दोस्तों यूरोप के देश है नॉर्वन, स्वीडन, डेनमार्क, और ये का क्या कौन सी मुद्रा चलती है इन देशों में? क्रोना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, क्रोना चलती है। ठीक है दोस्तों, और ये देशों को हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा है, इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों पेरू की आधिकारिक मुद्रा है सोल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सोल। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पेरू, इसकी राजधानी याद रखिएगा लीमा, और मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों यूनेस्को कौन सा अवार्ड देती है विज्ञान के क्षेत्र में? आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार देती है। उड़ीसा की सरकार के साथ मिलकर ये दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस शहर में यूनेस्को का मुख्यालय है। विज्ञान की अगर हम बात हो रही है तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कार्ल मार्क्स। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स की किताब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना वो राज्य अर्थशास्त्र या प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राजनीति का ग्रंथ है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करूं तो ये मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर, मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो गुजराती भाषा में मूलतः लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करते समय किस पर्वत चोटी के पास यू टर्न बनाती है, महाखड्ड बनाती है? तो आपको बताना है तिब्बत से ये आती है भारत में। देखो ये भारत है, भारत, तिब्बत यहाँ है आपका। इस क्षेत्र से ये इस तरह से यू टर्न बनाती है, और ये राज्य कौन सा सबसे पूर्वी राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर कौन सी पर्वत चोटी है? नमचा बरवा। तो ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा को क्रॉस करती है, युवाकार की घाटी में क्रॉस करती भारत में आती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नमचा बरवा पर्वत चोटी के पास एक यू टर्न बनाती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। और मैं आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम होता है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। और असम में जाके इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम होता है जमुना। तो ये अपने नाम बदलने के लिए जानी जाती है, जैसे तिब्बत में सांगपो इसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग इसको बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय की पूर्वी सीमा भी बनाती है। तो ये भी आप याद रखना, हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, जो तिब्बत में है आपका ग्लेशियर।
तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, यदि आप भारत के मानक याम्योत्तर अर्थात स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, ठीक है, उत्तर से मतलब नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, तो राज्यों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद फिर बिहार उड़ीसा आएगी, उड़ीसा के बाद में आपका आंध्र प्रदेश। तो भारत में जो मानक समय रेखा है ना वो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो आपकी लंदन ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। पूर्वी देशांतर पे ये लिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनका सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हम इस पर लक्ष्य रखते हैं 1000 व्यूज़ आने का। 1000 व्यूज़ इस पर आएंगे तभी मैं इसको मतलब आगे जारी रख पाऊँगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इनको अपलोड करने का। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा 25 दिन 25 मेरा मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है।